वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी एसएससी पीएटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और इसके तहत आज का टॉपिक पढ़ेंगे भारत की कला एवं संस्कृति। सामान्य जागरूकता के अंतर्गत ये टॉपिक आता है और आज इसको कवर करेंगे। इस टॉपिक से उतने ही तथ्य पढ़ेंगे जितना आपके पीईटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे ना ही बहुत कम पढ़ेंगे, बिल्कुल पीईटी के एग्ज़ाम को फोकस करके ही पढ़ेंगे। तो पीएचडी नहीं करनी है हमको किसी भी टॉपिक में, बस इतना ही पढ़ेंगे ताकि आपका पीईटी क्वालिफाई हो जाए और आप अच्छे नंबर ला सके पीईटी में। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में है, बहुत ही कम समय बचा है, आज से बिल्कुल 38 दिन ही शेष बचे हुए हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर लें, बहुत अच्छे से स्टार्ट करें और टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है तो इसका लाभ जरूर लें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे भारत की कला एवं संस्कृति। भारत में सबसे पहले संगीत का जो वर्गीकरण है वो देखेंगे, भारतीय संगीत का वर्गीकरण। अब जो भारत की संगीत शैली है यह दो भागों में विभाजित रही। एक रही हिंदुस्तानी शैली और दूसरी कर्नाटकी शैली। हिंदुस्तानी संगीत जो है भारत के उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहा, उत्तर भारत में इसका प्रचलन रहा, तो ये नॉर्थ से संबंधित है। और कर्नाटकी शैली जो है ये दक्षिण भारत से संबंधित रही, यह दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो इसी वर्गीकरण को देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्य और क्या क्या अंतर रहा उत्तर भारत की संगीत शैली में और दक्षिण भारत की संगीत शैली में, ये भी देखेंगे। तो शास्त्रीय संगीत दो शैलियों में विभाजित है, हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटकी शैली। और इसके बाद लोक संगीत देखेंगे, फिर शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम सुगम संगीत कहलाता है। जो शास्त्रीय संगीत है यानी कि हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटकी शैली में जब लोक संगीत मिल जाता है तो उस समागम को सुगम संगीत कहते हैं या फिर रविंद्र संगीत कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम हवेली संगीत या फिर गण संगीत भी है। और आधुनिक संगीत की जो पद्धतियां हैं उनमें रॉक संगीत, पॉप संगीत, ब्लू संगीत, ट्रांस संगीत और जैज संगीत और साइकेडेलिक संगीत, ये सारी इसकी पद्धतियां हैं। तो ये आधुनिक संगीत की पद्धतियां हैं। ऑप्शन में आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से आधुनिक संगीत की पद्धति नहीं है, और ऑप्शन में आपको रविंद्र संगीत दे देंगे। तो रविंद्र संगीत सुगम संगीत की पद्धति है, सुगम संगीत की शैली है और यह शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का समागम है। लेकिन आधुनिक संगीत की जो पद्धतियां हैं वो है रॉक संगीत, पॉप संगीत और ये सारी, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद शास्त्रीय संगीत देखेंगे तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो अलग अलग शैलियों का विकास हुआ। हिंदुस्तानी संगीत, इसका विकास जो है भारत के उत्तरी भागों में रहा, तो भारत के उत्तरी भागों में इसका अभ्यास किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं और ये शैलियाँ कौन कौन सी हैं? ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। तो ये जो शैलियाँ हैं ये हिंदुस्तानी संगीत की शैलियाँ हैं। ध्रुपद, धमार, होरी ये सारे आपने सुने होंगे, लेकिन ये शैलियाँ किस संगीत की हैं? ये हिंदुस्तानी संगीत की हैं, तो इनके नाम को याद रखें। इसके बाद कर्नाटकी संगीत, यह दक्षिण भारत में प्रसिद्ध रही, इसका प्रचलन दक्षिण भारत में है। और पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण, स्वर कल्पना, ये इसके भाग हैं। जो कर्नाटक संगीत है सामान्यतः मृदंग के साथ गाया जाता है। मृदंग के साथ मुक्त लय में मधुर तात्कालिकता का खंड तानम कहलाता है। जब जो कर्नाटकी संगीत है इसका गायन किया जाता है तो मृदंग का उपयोग विशेष तौर पर किया जाता है और इस पद्धति को, इस क्रिया को तानम कहते हैं। लेकिन वे खंड जिनमें मृदंग की आवश्यकता नहीं होती है उनको रागम कहते हैं। तो इस संगीत के जिन खंडों को या फिर जिन पार्ट्स को मृदंग के साथ गाया जाता है उस क्रिया को तानम कहते हैं और जिनमें मृदंग का प्रयोग नहीं किया जाता है उसको रागम कहते हैं, ठीक है, याद रखें। पुरंदरदास 1484 से 1564 ईस्वी तक रहे और ये कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो पुरंदरदास का नाम याद रखें, कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं और कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं। कर्नाटक संगीत के प्रारंभिक समर्थक जो रहे उनमें अन्नामाचार्य रहे 1408 से 1503 तक। पुरंदरदास इसके बाद आए 1484 से 1564 तक। फिर क्षेत्रय्या का नाम आता है और यह 1600 से 1680 के बीच में रहे। फिर इसके बाद भद्राचल रामदासु जी आते हैं और यह 1620 से 1680 तक रहे। तो ये जो समर्थक थे ये कर्नाटक संगीत से संबंधित थे। इसके आगे देखेंगे हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों को अलग करते हैं और हिंदुस्तानी संगीत पर किन चीज़ों का प्रभाव है, अंतर के बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। हिंदुस्तानी संगीत जो है वो अरबी, फारसी और अफगान से प्रभावित था। इस संगीत में अरबी, फारसी और अफगान शब्दों का भी प्रयोग किया गया और वहाँ के संगीत से कुछ विशेषताएं भी ली गई।
लेकिन जो कर्नाटकी संगीत है ये पूर्णतः स्वदेशी संगीत है, यानी कि भारत की अपनी पद्धति है, भारत का अपना संगीत है ये। इसके बाद हिंदुस्तानी संगीत में सुधारने के लिए कलाकारों के पास अवसर रहते हैं, इसलिए विभिन्नता के भी अवसर रहते हैं, यानी कि इसमें सुधार किए जा सकते हैं, सुधार करने की संभावना रहती है। लेकिन कर्नाटकी संगीत में सुधारने की स्वतंत्रता नहीं है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो पहले से तय हैं। इसके बाद अगला बिंदु है शैलियों के आधार पर। इसमें अनेक उपशैलियाँ हैं, इसकी शैलियाँ देखिए ना, ध्रुपद, धमार, होरी, ये सारी शैलियाँ हैं और इनसे अनेक घरानों का उद्भव हुआ, जैसे कि ग्वालियर घराना। तो ये सारे घराने हिंदुस्तानी संगीत से ही उत्पन्न हुए। लेकिन कर्नाटकी संगीत में गायन की केवल एक विशेष निर्धारित शैली ही है। इसमें जब स्वतंत्रता ही नहीं है इसको सुधारने की, तो फिर इसमें बदलाव भी नहीं होंगे। जो पहले से डिसाइडेड है, जो पहले से संगीत की एक पद्धति बनी है, नियम बने हैं, उन्हीं के आधार पर चलेगी। तो इसमें एक विशेष निर्धारित शैली है। इसके बाद जो हिंदुस्तानी संगीत है ये कंठ संगीत की भांति वाद्य यंत्रों की प्रयोग से गाया जाता है, तो इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और कर्नाटकी संगीत में वहीं वोकल संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाता है और वाद्य यंत्रों में देखें तो सिर्फ मृदंग का प्रयोग होता है। इसके बाद जो हिंदुस्तानी संगीत में इसमें 6 प्रमुख राग हैं, लेकिन कर्नाटकी संगीत में 72 मेला करता राग हैं। इसके बाद जो हिंदुस्तानी संगीत है इसमें मुख्य तौर पर रागों पर ही आधारित है, लेकिन यह कर्नाटकी संगीत मुख्य तौर पर तालों पर आधारित है। अब प्रयोग करें इसमें वाद्य यंत्रों का उपयोग के आधार पर देखें तो हिंदुस्तानी संगीत में तबला, सारंगी, सितार और संतूर का प्रयोग होता है और वहीं कर्नाटकी संगीत में वीणा, मृदंग और मैंडोलिन का प्रयोग होता है और इसमें भी विशेष तौर पर देखें तो मृदंग का ही प्रयोग होता है। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में प्रचलित है और कर्नाटकी संगीत सामान्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित है। हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत दोनों में ही बांसुरी और वायलिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ असमानताएं और समानताओं के बिंदु देखें जो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत में है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं। अब आगे देखेंगे भारत के प्रमुख लोक संगीत में और जो लोक संगीत हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं तो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बाउल के बारे में। जो बाउल है यह न केवल एक संगीत का प्रकार है बल्कि एक बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है और इसी संप्रदाय से एक संगीत का जन्म हुआ है। यह संगीत पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में गीतों के माध्यम से रहस्यवाद का उपदेश देने की लंबी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो संगीत है ये पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में गाया जाता है और यह एक धार्मिक संप्रदाय से भी संबंधित है। इसके बाद अगला जो संगीत की शैली है वो है बनावन। बनावन जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है और इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में छत्तीसगढ़ की तीजन बाई हैं और इस संगीत क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1987 में दिया गया, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। पद्म भूषण इन्हें 2003 में दिया गया और पद्म विभूषण 2019 में दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं तीजन बाई, इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। पंडवानी संगीत की ये कलाकार हैं और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है यह संगीत, पंडवानी संगीत। अगला संगीत है आला उदल। ये बीर गीत हैं और ये मध्य प्रदेश राज्य में गाए जाते हैं। फिर है पनिहारी राजस्थान से संबंधित है। ओबी महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। पाई गीत मध्य प्रदेश से संबंधित है। पाई, आला ये मध्य प्रदेश के हैं। लावड़ी महाराष्ट्र में गाया जाता है और मांड राजस्थान में गाया जाता है। रास या फिर डांडिया रास ये गुजरात राज्य से संबंधित है। पोवाड़ा ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। लावड़ी, पोवाड़ा, बड़ा से याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में बड़ा पाव बहुत फेमस है, तो पोवाड़ा ऐसे कनेक्ट करके याद कर लीजिए। फिर खोंगजम पर्व ये मणिपुर में गाया जाता है या फिर मनाया जाता है और उसी समय ये गीत गाया जाता है। भावगीत कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। नाटक जब करते हैं तो उसमें भावों की बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, प्रमुखता रहती है भाव की। तो नाटक, कर्नाटक और भावगीत इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए। मांडो लोकगीत गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा का एक और है ओबी महाराष्ट्र और गोवा का संयुक्त रूप से है और मांडू गोवा में बस प्रचलित है। इसके बाद कोल्लानलू या फिर कोल्लाटम ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बिहू गीत और टोकरी गीत असम राज्य में गाया जाता है। मदिगा दप्पू और मालाजा मिदिका ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भावगीत डोल्लू कुनीता और वीरगेस ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नट्टूपुरा और पट्टू ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। भटियाली और यदुगान पश्चिम बंगाल के हैं। अगर यक्षगान पूछें तो ये कर्नाटक का हो जाएगा, लेकिन यदुगान पश्चिम बंगाल का है। पुलाया और परैया ये केरल का है। राव चंबुक, जादुनी और रेस खगरा ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं। बारगी और नियोगा ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये प्रमुख लोकगीत देखे हमने, लोक संगीत देखे।
इसके आगे अन्य महत्वपूर्ण लोक संगीत और घरानों से संबंधित तथ्यों के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी तैयारी करते रहिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी के लिए वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए डेली 50 क्विज लगवाए जाते हैं, जिनका पैटर्न बिल्कुल एग्जाम की तरह है और ये क्विज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लगवाए जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर से करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।